वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था डॉक्यूमेंट्स को चंक्स में कैसे डिवाइड करते हैं यूजिंग रिकर्सिव एंड सेमेटिक चंकिंग। तो मेन सवाल आता है क्या हम चंक्स को डायरेक्ट अब एलएलएम को फीड करेंगे। जवाब है नहीं, क्योंकि हम लोग वो चंक्स को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेंगे और वो एम्बेडिंग को वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो ये वीडियो मेनली होने जा रहा है एम्बेडिंग क्या होता है, क्यों यूज करते हैं और वेक्टर डेटाबेस बाकी डेटाबेस से अलग क्यों है, और लास्ट में हम लोग कोड वॉक थ्रू देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझते हैं एम्बेडिंग होता क्या है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास एक सेंटेंस है, पाइथन इज यूज्ड फॉर मशीन लर्निंग। तो हमारे लिए ये समझना बहुत इजी है ये सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है या क्या मीन कर रहा है। बट कोई कंप्यूटर के लिए ये समझना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कंप्यूटर को हमारा लैंग्वेज नहीं आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो सेंटेंस है इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जो हम लोग ये न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसे ही हम एम्बेडिंग कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है। यहाँ हमारे पास एप्पल है, जो कि एक वर्ड है, जो टेक्स्ट है। उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो ये फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसे हम वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ देखिए 0.8 है, -0.5 है, 0.2 है, तो ये एक नंबर में कन्वर्ट हो गया है टेक्स्ट। तो अब ये कंप्यूटर को समझना बहुत ही ईजी होगा। लेकिन अब ये नंबर रैंडम नहीं होता है। ये हर नंबर लाइक या एम्बेडिंग जो भी वर्ड को करता है वो सेमेटिक मीनिंग लाइक ओन करता है। मतलब कि यहाँ एप्पल है, अगर मैं यहाँ ऑरेंज रख दूँ तो ऑरेंज और एप्पल का जो वेक्टर फॉर्म है वो क्लोज टू सेम होगा। बट अगर मैं यहाँ चेयर रख दूँ तो एप्पल और चेयर का वेक्टर फॉर्म जो होगा वो आसपास भी सेम नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अलग लाइक डायमेंशन है। मानिए एप्पल एक फ्रूट हो गया, चेयर एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो दोनों का आपस में मिलना लाइक पॉसिबल नहीं है। और मेन बात क्या होता है, हम लोग जब एम्बेडिंग में कन्वर्ट करते हैं इसको, तो हम लोग को ये 3D स्पेस में पॉइंट करना बहुत ईजी पड़ता है। तो इसलिए एम्बेडिंग बहुत यूजफुल होता है। तो आप समझते हैं क्यों हम लोग एम्बेडिंग यूज करते हैं। मानो एक एम्प्लॉय है, वो सर्च करता है हाउ टू अप्लाई लीव, बट हम लोग के पास जो डेटाबेस है उसमें सेव है एम्प्लॉय कैन रिक्वेस्ट फॉर अ वेकेशन। तो अगर हम लोग कीवर्ड सर्च यहाँ यूज़ करें तो वो यहाँ फेल हो जाएगा, क्योंकि लीव और वेकेशन दोनों अलग वर्ड है। तो यहाँ पे एम्बेडिंग मॉडल काम आता है, जो कि वर्ड खाली मैच नहीं करता है, वो उसका मीनिंग भी समझता है। तो इसलिए सेमेटिक सर्च पॉसिबल होता है। और रैक का भी सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है। जैसे कि यहाँ मैंने अलग एग्जांपल और लिया है। अगर जैसे हम लोग की मैचिंग यूज़ करें, तो हम लोग के पास एप्पल एक खाने वाला होता है और एक एप्पल प्रोडक्ट होता है। तो अगर हम लोग एप्पल खाली सर्च करेंगे, तो लाइक एप्पल फ्रूट सर्च किया तो वो एप्पल सर्च करके देगा, और इवन फ्रूट और प्रोडक्ट दोनों प्रोडक्ट वो शो करेगा, क्योंकि वो कीवर्ड मैच करवा रहा है। बट अगर जब हम लोग सेमेटिक सर्च में एप्पल फ्रूट लिखेंगे, तो उसको एग्जैक्ट मीनिंग पता है कि ये फ्रूट का ही बात कर रहा है, ना कि प्रोडक्ट का। तो इसलिए सेमेटिक सर्च बहुत एडवांस होता है एज कम्पेयर टू कीवर्ड सर्च। उसका लाइक फ्रूट का लाइक एक 3D स्पेस में अपना क्लोज टू क्लोज मैप होता है, जैसे मैंने यहाँ दिखाया, रिप्रेजेंट किया है। और टेक के लिए अलग लाइक उसका स्पेस है, ये दोनों का डिस्टेंस आप देख सकते हैं। तो ये दोनों को सिमिलर होना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए सेमेटिक सर्च बहुत अच्छा होता है, और रैग में भी ये बहुत एडवांटेज प्रोवाइड करता है। तो आप समझते हैं हम लोग एम्बेडिंग मॉडल कैसे काम करता है और कौन सा मॉडल मैंने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया है। अब हमें पता है एम्बेडिंग है क्या और क्यों यूज़ करते हैं। अब सवाल आता है एम्बेडिंग बनाता कौन है। इसके लिए एम्बेडिंग मॉडल्स होता है। जैसे कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में हगिंग फेस का सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया है, और मॉडल का नाम है ऑल मिनी LM L6V2। ये बहुत ही लाइट वेट मॉडल है और फास्ट है, और रैग में काफ़ी पॉपुलर है। ये मेनली जितने भी चंक्स है आपके, उसको डेंस वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है, जो कि आगे चल के लाइक रिट्रीव करने में बहुत ही यूज़फुल होता है। तो आप चलिए समझते हैं, ये जो हम लोग ने वेक्टर बनाया है और ये लाइक एम्बेडिंग क्रिएट किया है, इसको स्टोर कहाँ करेंगे। अब एम्बेडिंग हम लोग ने जनरेट करवा लिया, अब स्टोर कहाँ करेंगे। क्या हम नॉर्मल डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि माई एसक्यूएल या मोंगोडीबी। हम नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल डेटाबेस जो होता है वो डिज़ाइन होता है टेक्स्ट और लाइक स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने के लिए। बट हमारे पास क्या है, वेक्टर फॉर्म में न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो कि 100 और 1000 डायमेंशन का भी हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टोर करने के लिए हमने डिज़ाइन किया है वेक्टर डेटाबेस।
जो कि ये जो वेक्टर फॉर्म का न्यूमेरिकल्स डेटा है, वो एफिशिएंटली स्टोर करता है, जो हेल्प करता है सिमिलैरिटी सर्चों के लिए परफॉर्म करने के लिए। अब मैंने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया है क्रोमा डीबी, जो कि एक ओपन सोर्स वेक्टर डेटाबेस है, जो बहुत ही लाइट वेट है, फास्ट है और लाइक इसका जो सिमिलैरिटी सर्च है, बहुत एफिशिएंटली काम करता है। अब आप भी अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कोई भी वेक्टर डेटाबेस चूज कर सकते हैं, बट एज अ डेमो दिखाने के लिए या आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए क्रोमाडीबी आपके लिए परफेक्ट होगा। तो अब इतना जब हम लोग थ्योरी समझ चुके हैं, अब चलिए कोड वॉक थ्रू देखते हैं और मैंने अपने प्रोजेक्ट में कैसे इंटीग्रेट किया है ये सब, तो वो देखते हैं। तो हम लोग वीएस कोड में आ चुके हैं। अब समझते हैं कोड कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लाइब्रेरीज देखते हैं क्या क्या इंपोर्ट मैंने किया है। तो फर्स्ट में हम लोग क्रोमा डीबी के लिए हम लोग लैंगचिन कम्युनिटी से वेक्टर स्टोर इंपोर्ट क्रोमा किया है। उसके बाद हम लोग लैंगचिन कम्युनिटी से एम्बेडिंग इंपोर्ट हगिंग फेस एम्बेडिंग, जो कि एम्बेडिंग मॉडल है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको पता ही होगा, लास्ट दो वीडियो से मैंने बताया है कि डॉक्यूमेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए हम लोग ये लैंगचिन कोड से इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद कुछ आपका स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरीज है। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं इंपोर्ट टॉर्च, जो कि जीपीयू डिटेक्ट करेगा आपके डिवाइस में जीपीयू है कि नहीं। ये टॉर्च मेनली पाईटॉर्च को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग ने फर्स्ट एक क्लास बनाया है जिसका नाम है एम्बेडिंग स्टोर। ठीक है, इसमें हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं जिसमें सेल्फ पास कर रहे हैं। उसके बाद मॉडल नेम है हम लोग का, जैसे मैंने आपको बताया था, ऑल मिनी LM L6V2। ठीक है, ये मॉडल है। उसके बाद डिवाइस को नन रखा है क्योंकि वो डिवाइस के ऊपर डिपेंड करेगा कि जीपीयू अवेलेबल है या सीपीयू नहीं, जीपीयू नहीं। ओके, उसके बाद यहाँ आप एक लाइन देख रहे हैं, इफ डिवाइस इज नन। ठीक है, अब जब डिवाइस आपका नन है तो वो चेक करेगा अगर आपके डिवाइस में कूडा अवेलेबल है। कूडा मतलब यहाँ जीपीयू रिप्रेजेंट करता है। ओके, कूडा अवेलेबल है तो वो कूडा यूज करेगा, नहीं तो जीपी सीपीयू यूज करेगा। ठीक है, उसके बाद सेल्फ डिवाइस इक्वल टू डिवाइस कर दिया है। सेल्फ मॉडल नेम, जो हम लोग का मॉडल नेम पास किया है कंस्ट्रक्टर में, वो मॉडल नेम हो गया। उसके बाद एम्बेडिंग मॉडल के लिए हम लोग क्या करें, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर से मॉडल नेम तो ऑलरेडी मैंने पास कर दिया है, तो वो है। और मॉडल का कीवर्ड्स क्या हो गया, डिवाइस, अगर जीपीयू अवेलेबल रहा तो जीपीयू यूज होगा, सीपीयू अवेलेबल रहा तो सीपीयू यूज होगा। उसके बाद नॉर्मलाइज एम्बेडिंग, जो कि ट्रू रखा है। आपने लास्ट वीडियो में भी ये देखा होगा, तो थोड़ा और डिटेल में इसको समझते हैं। जैसे कि नॉर्मल एम्बेडिंग क्या है, मेनली आपका जो वेक्टर आपने क्रिएट किया है, जो एम्बेडिंग आपने क्रिएट किया है, जो वेक्टर का लेंथ है उसको इक्वल कर देता है। इससे फायदा क्या होता है, आप जब कोसाइन सिमिलैरिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो बहुत ही एफिशिएंटली कैलकुलेट होता है। मतलब कि हर वेक्टर का लेंथ इक्वल है, तो इसलिए कोसाइन सिमिलैरिटी बहुत एक्यूरेट आता है। तो इससे हम लोग को क्या होता है, सिमिलैरिटी सर्च में बहुत एक्यूरेसी बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन एम्बेडिंग को मेनली ट्रू रखते हैं। तो आप समझ रहे हैं, सिंपल ये समझिए कि वेक्टर का जो लेंथ होता है उसको इक्वल करने का काम करता है ये। उसके बाद ये टर्मिनल के लिए मैसेज है, एम्बेडिंग मॉडल लोड ऑन, जीपीयू में लोड हुआ है या सीपीयू में लोड हुआ है, वो मैसेज पॉपअप कर देगा। उसके बाद हम लोग को वैलिड चंक्स, एक फंक्शन बनाया है। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं था, इसलिए मैंने स्टैटिक मेथड में रखा है। अब वैलिड चंक क्या करता है, आप सिंपल वर्ड में ये समझे कि आपके पास जो चंक्स है उसमें भी कुछ नॉइजेस वाले चंक्स होंगे, जैसे कि इमेज होंगे कुछ चंक्स में, या तो कोई में टेक्स्ट ही नहीं होगा, या आपका मतलब नंबर्स होगा, तो उसको फ़िल्टर आउट करना है, राइट? तो उसको फ़िल्टर आउट करने के लिए हम लोग वैलिड चंक्स एक मतलब वो बनाया है, फंक्शन बनाया है। तो यहाँ एक वैलिड एम्प्टी वो ले लिया है। उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया, अगर पेज में कंटेंट नहीं है, ठीक है? स्ट्रिंग नहीं है कंटेंट, तो उसको स्किप कर देंगे। और पेज अगर एम्प्टी है, तो उसको भी स्किप कर देंगे। अगर ये दोनों नहीं मिला, तो हम लोग उसको ये लिस्ट में अपेंड कर देंगे। उसके बाद अगर हम लोग का वैलिड चंक एम्प्टी निकला कि सब फाइल करप्ट था, तो हम लोग को एक मैसेज आ जाएगा पॉपअप, नो वैलिड चंक्स फाउंड फ्रॉड एम्बेडिंग। ठीक है, उसके बाद रिटर्न कर देंगे वैलिड चंक, अगर वैलिड चंक अवेलेबल रहा। अब आते हैं हम लोग क्या बनाए हैं, यहाँ एक फंक्शन बनाए है, क्रिएट और लोड डीबी। तो ये सिंपल ये समझे, क्रिएट और लोड डीबी मतलब ये हो रहा है, अगर आपके पास ऑलरेडी डेटाबेस बना है तो आप बार बार डेटाबेस नहीं बनाइएगा, क्योंकि अगर यूजर बार बार क्वेरी लिखे और हर बार क्वेरी रिक्वेस्ट में डेटाबेस क्रिएट ही हो रहा है, तो हम लोग को कोई फायदा नहीं, बहुत ही वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस होगा यूजर के लिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अगर डेटाबेस ऑलरेडी है तो वो पुराना डेटाबेस यूज करेगा, और अगर डेटाबेस नहीं है अवेलेबल तो वो नया एक डेटाबेस बना देगा। ठीक है, अब यहाँ हम लोग क्या पास कर रहे हैं, सेल्फ हो गया, चंक्स जो हम लोग का वैलिड चंक्स है वो पास होगा।
और परसिस्ट डायरेक्टरी क्या है, परसिस्ट डायरेक्टरी क्या हो गया, आपका जो डेटाबेस का लाइक लोकेशन है वो आप यहाँ दीजिएगा। जैसे कि मेरा यहाँ आपका लोकेशन है, ये फोल्डर में क्रोमा डीबी का, ठीक है। तो ये ऐसे आपका जनरेट हो जाएगा, आपका जो लोकेशन डालिएगा। उसके बाद कलेक्शन नेम जो आप क्रोमा डीबी में आप स्टोर कर रहे हो वेक्टर डेटाबेस, मतलब वेक्टर फॉर्म को, तो उसका नाम रखना है, तो रैक कलेक्शन मैंने रख दिया। उसके बाद रीबिल्ड बुलियन हम लोग एक पास कर रहे हैं एट्रीब्यूट, मतलब कि अगर मुझे रीबिल्ड करना है अपना डेटाबेस, तो इसको मैं ट्रू रख दूंगा, तो ये नया एक क्रोमा डीबी बना के दे देगा। मैंने इसको फॉल्स रखा है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है। उसके बाद यहाँ वही चंक्स जो वैलिड चंक्स है वो आ गया। अब यहाँ एक लाइन है डीबी एग्जिस्ट, मतलब अगर हम लोग के पास जो हम लोग ने पाथ दिया है वो है फोल्डर ऑलरेडी, और वो फोल्डर एम्प्टी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, राइट। और अगर हम लोग के पास वो मतलब फोल्डर है और वो फ़ोल्डर एम्प्टी, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया फिर से। लाइक ये हम लोग को ये बताता है, अगर हम लोग के पास जो पाथ दिया है वो फ़ोल्डर खोला है इसने और वो एम्प्टी नहीं निकला, तो ये ट्रू रहेगा, ओके। और अगर वो फ़ोल्डर नहीं है या वो फ़ोल्डर के अंदर एम्प्टी डेटा है, तो ये फ़ॉल्स हो जाएगा, मतलब रीबिल्ड करना है, ठीक है? खाली है मतलब रीबिल्ड करना है। तो इसलिए हम लोग रीबिल्ड फ़ॉल्स है हम लोग का, और हम लोग का मेरा पास ऑलरेडी ये फ़ोल्डर है, राइट? आपने देखा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस पूरा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी है मेरे पास। तो ये दोनों फॉल्स हो जाएगा तो रीबिल्ड नहीं होगा मेरा, राइट। और सर्टिल क्या करता है, अगर अब मानिए ये ट्रू रहा, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रू रहा तो ये हम लोग का क्या होगा, रीबिल्डिंग वेक्टर डेटाबेस हो गया। उसके बाद सर्टिल क्या करेगा, पुराना जो डायरेक्टरी है वो डिलीट कर देगा। ये लाइक कमांड वही है, डिलीट कर देगा। उसके बाद हम लोग का फॉल्स ये कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हम लोग का जो हम लोग का लाइक डेटाबेस है वो क्रिएट होगा, मतलब कि लोडिंग अगर हम लोग का डेटाबेस ऑलरेडी है, ये तो हम लोग का क्रिएट का हो गया, ठीक है। नया डेटाबेस बन रहा है। अब मेरे पास जब ऑलरेडी डेटाबेस है, तो ऑलरेडी डेटाबेस है तो मतलब ये ट्रू हो जाएगा, राइट। ये ट्रू हो जाएगा, मतलब इफ ट्रू है तो क्या होगा, लोडिंग एग्जिस्टिंग क्रोमा डेटाबेस, ठीक है। तो इससे रिटर्न क्या होगा, हम लोग का जो लोकेशन है वो रिटर्न कर देगा, एम्बेडिंग फंक्शन रिटर्न कर देगा और कलेक्शन नेम। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी है तो हम लोग को अब एम्बेडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ प्रोसेस एंड हो जाएगा, ठीक है। बट हम लोग के पास ऑलरेडी नहीं है, आप न्यू बना रहे हैं, तो इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएटिंग न्यू क्रोमा डेटाबेस विथ लेंथ चंक, ठीक है, कितना चंक्स है वो। अब यहाँ बैच साइज दिया है 5000 और वेक्टर डीबी नन। अब बैच साइज समझते हैं, ये आप देखते आ रहे हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में, तो इधर कैसे यूज़ हो रहा है। अब मानिए आपके पास चंक्स है 10,000, तो आप एक साथ वो यूज़ करिएगा तो आपका रैम में और डिवाइस में कितना लोड पड़ेगा आपको भी पता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटे-छोटे बैच में ब्रेक कर देते हैं। तो मैंने 5000 रखा है, तो 5000 एक बैच पहले जाएगा, फिर उसके बाद 5000 का बैच जाएगा, ठीक है? वैसे करके चंक्स एम्बेडिंग में कन्वर्ट होगा, फिर वेक्टर डेटाबेस में स्टोर होगा। तो वही कर रहे हैं हम लोग, एक-एक बैच ले रहे हैं। जैसे फॉर आई इन रेंज 0 से वो बैच साइज़ जो था 5000 उतना चंक्स उठाया मैंने, ठीक है? उसको हम लोग क्या कर दिया, इंसर्ट करेंगे कि आपके वेक्टर डीबी में। पहले सबसे पहले एम्बेडिंग होगा, जैसे वेक्टर डीबी का लोकेशन हम लोग ये लाइक लैंगचेन का मेन कॉल है, ठीक है? क्रोमा डीबी ऑटोमैटिकली सब कर देता है, आपको खाली एट्रिब्यूट पास करना पड़ता है। जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गया बैच, बैच साइज़ हम लोग का मिल गया, ठीक है? यहाँ जो बैच साइज़ है 0 से लेके 4999, ठीक है? उतना हम लोग को चंक्स यहाँ मिल गया। उसके बाद एम्बेडिंग, जो हम लोग ने एम्बेडिंग मॉडल ऊपर चूज़ किया था, वो एम्बेडिंग पहले एम्बेडिंग होगा। फिर जो लोकेशन चूज़ किया था, वो लोकेशन में हम लोग का स्टोर होगा और कलेक्शन नेम तो ऑलरेडी हम लोग ने दे दिया था, ठीक है? या तो एल्स क्या, ये वाला फर्स्ट जब बैच आएगा, तब ये होगा, ठीक है? और सेकंड बैच जब बनेगा, तो ये क्या कर देगा, ऐड डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट कर देगा, ठीक है? तो यहाँ क्या फ्लो हो रहा है, फर्स्ट आप जब क्रिएट कर रहे हैं क्रोमा डीबी, तो फर्स्ट बैच होता है जब, तब वो क्रिएट करता है न्यू लोकेशन, ठीक है। न्यू एम्बेडिंग एम्बेडिंग क्रिएट होता है, फिर वो लोकेशन में स्टोर होता है। फिर सेकंड बैच जब आता है वो बस ऐड ऑन होता है, राइट। एम्बेडिंग हो गया तो वो ऐड ऑन बस होगा, इसलिए लाइक ये वाला एल्स वाला स्टेटमेंट है। अब ये रिटर्न कर देगा वेक्टर डीबी। तो हम लोग आने वाले वीडियो में ये देखेंगे कैसे वर्क कर रहा है। आपने देख लिया होगा कि कोड वर्क कैसे कर रहा है, लाइक वॉक थ्रू देख लिया होगा कोड का कि कैसे काम कर रहा है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।